आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के प्रीवियस ईयर के वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सामाजिक अध्ययन के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन सब पे क्लिक करके आप सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का आप पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसका ऑप्शन ए है 1191 ईस्वी। तो यही सही आंसर है, 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में ही तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इसके बाद है प्रश्न क्या दूसरा, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, ये है बलबन है 9 है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है रजिया सुल्तान। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है इल्तुतमिश। 1206 ईस्वी को इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जिसे कि गुलाम वंश की स्थापना हुई और गुलाम वंश की शुरुआत हुई। और जो इसका ऑप्शन डी दिया है, प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ये भी प्रश्न पूछता है, तो प्रथम मुस्लिम शासिका पूछेगा तो रजिया सुल्तान हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न क्या तीसरा, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है राइन नदी, बी है मिसिसिपी नदी, सी है नील नदी और डी है वांगो नदी। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है नील नदी। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है और ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगर जो यहीं सबसे लंबी के जगह पे सबसे बड़ी पूछेगा, लंबी है यानी लंबाई में लंबी है, तो नील नदी हो जाएगा। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो वो अमेजन नदी हो जाएगा। जो अमेजन नदी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और ये पानी इसमें ज़्यादा समाहित होता है, यानी सबसे चौड़ी नदी है और ज़्यादा जल की मात्रा है इसमें, तो ये वो बड़ी नदी हो जाएगा अमेजन। और लंबी पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 4, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पोपा, बी है विसुवियस, सी है फ्यूजियामा और डी है स्ट्राम्बोली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली इटली में स्थित है और इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है, इसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से 22, बी है अनुच्छेद 14 से 18, सी है अनुच्छेद 6 से 12 और डी है अनुच्छेद 16 से 18। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 में जो समानता की बात कही गई है। इसका ऑप्शन ए है 1922। 1922 में स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। और जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 6 से 12 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात की गई है। एक्चुअली में ये 5 से 11 होता है, लेकिन 6 से 12 भी दिया है तो ये तो गलत ही है, इसमें तो समानता की बात है नहीं। और डी है अनुच्छेद 16 से 18, तो ये समानता का अधिकार है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो समानता का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 14 से 18 होता है, इसी के बीच में ये आ जाएगा। तो जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। और ये भी जो 14 से 18 है, अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग समानता की बात गई है। जैसे कि 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। और अनुच्छेद 16 में रोजगार के अवसरों में समानता की बात की गई है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन है, यानी उपाधि कोई राजा नहीं होगा, कोई नवाब नहीं होगा, सभी लोग समान होंगे, इन सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, 14 से 18 में समानता की बात की गई है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। ऑप्शन ए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी है ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। और अजमेर कहाँ पे है, ये राजस्थान में अजमेर एक ज़िला है, तो वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दरगाह उसे कहते हैं, कब्र को कहते हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उनके जो सूफी संत हुआ करते थे, जहाँ उनकी कब्र बनती थी तो उनका वो तीर्थ स्थल हो जाता था, तो उसी को दरगाह कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है।
दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है ना, उससे रिलेट करके इसको आप याद रख सकते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी दिया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी दरगाह दिल्ली के महरौली में ही स्थित है, यानी इनकी भी दरगाह दिल्ली में है। और डी है ख्वाजा सलीम चिश्ती, तो इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और फतेहपुर सिकरी से याद रखेंगे वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा है, वो भी पूछता है, और पंचमहल है, वो भी फतेहपुर सिकरी में ही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है इसका साख मुद्रा, बी है वास्तविक मुद्रा, सी है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, और डी है परिवर्तनशील मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको बैंक ड्राफ्ट जानना पड़ेगा कि क्या होता है, फिर आपको इन चारों जो ऑप्शंस हैं इनको भी जानना पड़ेगा कि ये सब मुद्राएं क्या होती हैं, फिर इसका आंसर दे सकेंगे। तो आइए इसको डिटेल में पहले हम लोग समझते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट एक गारंटीड पेमेंट होता है जो बैंक से बनवाया जाता है। जो भी व्यक्ति बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनवाता है तो जितने का बैंक ड्राफ्ट बनता है उतना पैसा वो बैंक को देता है, इसलिए ये गारंटीड होता है। जिस भी व्यक्ति को आप दे रहे हैं या फिर तो वो व्यक्ति किसी भी बैंक से उतना पैसे ले सकता है, तो ये गारंटीड पेमेंट होता है बैंक ड्राफ्ट। अब ये भी क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है साख मुद्रा। साख मुद्रा उसे कहते हैं जो भी आपके पास पैसे अवेलेबल हैं, क्रेडिट हैं, उसको साख मुद्रा कहते हैं। बी है जैसे बैंक में जितने भी पैसे आपके हैं ना, तो वो आपका साख मुद्रा हो जाएगा। बी है वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा उसे कहते हैं कि इसको पिघलाने के बाद भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे सोने और चांदी के सिक्के हैं, उसको पिघला भी देंगे तो मार्केट वैल्यू जो जितने ग्राम का सोने और चांदी का जो सिक्का है उतना ही वैल्यू उसका रहेगा। लेकिन अगर जो आप 10 का सिक्का पिघलाते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपये नहीं होगी, तो वो वास्तविक मुद्रा नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको वास्तविक मुद्रा क्या होता है। सी है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। जब पत्र मुद्रा के पीछे उस मुद्रा के बराबर सोने और चांदी के कोष को सुरक्षित रखा जाता है तो उसको प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। जैसे जो भी नोट छापे जाते हैं 10, 20, 50, 100, 2000, 500 के, ये तो उतना सोना और चांदी को सुरक्षित रख दिया जाता है, तो इसी को प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। यानी जो भी नोट होते हैं ये प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। डी है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। जब पत्र मुद्रा के पीछे 100% कोष नहीं रखा जाता है तो उसको परिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं। कि जैसे कि जितना भी मुद्रा की बात कही गई है उसके 20, 30 या 40% ही जो सोने और चांदी के जो कोष सुरक्षित रखे जाते हैं तो उसको परिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं। और जो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा होता है ना, इसमें 100%, अगर जो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और जो 1 लाख रुपए छापे जा रहे हैं नोट उनके, तो 1 लाख के सोने और चांदी के जो भी है सोना और चांदी सुरक्षित रखा जाता है, तो इसमें 100% रखा जाता है। और परिवर्तनशील मुद्रा में 20, 30 या 40% ही रखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा चारों। और अब आपको बताना है कि जो बैंक ड्राफ्ट है वो साख मुद्रा है कि वास्तविक मुद्रा है, कि सी है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, और डी या फिर डी है परिवर्तनशील मुद्रा। तो इसमें बी था वास्तविक मुद्रा की पिघलाने के बाद भी उसकी वैल्यू इतनी ही रहती है, जैसे सोने चांदी के सिक्के। तो ये तो है नहीं, ये जो बैंक ड्राफ्ट होता है एक पेपर होता है, बैंक से बनवाते हैं, तो इसको जला देंगे या फिर पिघलाएंगे तो जल जाएगा, जब जलाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। एक एलिमिनेट हो गया आंसर ऑप्शन। और इसके बाद सी है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बराबर जो है सोने और चांदी के कोष रखे जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और डी है इसके जो 20 से 30% का कोष रखा जाता है, तो ये भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ही है, क्योंकि साख मुद्रा जो होता है आपके पास जो भी पूंजी होता है उसी को साख मुद्रा कहते हैं, जो भी क्रेडिट होता है, और उसी के आधार पे तो आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं। जब भी आप बैंक जाते हैं तो जितने का बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे तो उतना पैसा आप देंगे पहले बैंक को, तो वो बैंक ड्राफ्ट बनेगा। तो जो आपके पास पूंजी के आधार पे ही बनता है बैंक ड्राफ्ट। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होगा, यही सही आंसर होगा। बाकी अगर जो आपको आंसर कोई और लग रहा है तो आप अपने आंसर के साथ जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा 1025 से 26 ईस्वी के बीच में। इसके पहले महमूद गजनवी ने 16 बार आक्रमण किया था, वो 16 बार असफल रहा। उसके बाद 17वीं बार वो सफल रहा और मंदिर को लूट लिया, सोमनाथ मंदिर को। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका ऑप्शन ए है अकबर, बी है शेर शाह सूरी, सी है शेख अफगान, और डी है नादिर शाह। इसका आंसर बी सही आंसर है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने
ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। उस समय ये भारत का सबसे बड़ा सड़क हुआ करता था और ये सड़क वर्तमान समय में बांग्लादेश के चटगांव से लेकर पेशावर यानी पाकिस्तान तक स्थित है। और इसका जो ऑप्शन ए दिया है अकबर जो है ये जो शेरशाह ये ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था और इसका विस्तार करवाया था, ना कि इसका निर्माण करवाया था। इसका जो आंसर होगा बी ही सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी। और जो इस ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी आप साथ साथ याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य को, बी है समुद्रगुप्त, सी है अशोक महान और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो भारत का नेपोलियन कहा किसने था, ये जो नाम दिया था B.S. स्मिथ ने दिया था, इसको भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए में दिया है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और सी दिया है अशोक महान। अशोक महान ने मौर्य साम्राज्य के शासक एक शासक थे और ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए। ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि जो अशोक या फिर अशोक महान थे वो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के प्रचारक बने, तो याद रखेंगे कलिंग युद्ध। डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक थे। तो इसका जो सही आंसर है बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है तो इसका प्रतिशत 0.04% होता है। ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21% लगभग, और नाइट्रोजन लगभग 78% है वायुमंडल में। और हाइड्रोजन का जो मात्रा है बहुत कम है वायुमंडल में, इसकी मात्रा बहुत कम है। तो इसमें पूछा था सबसे अधिक गैस ना, तो नाइट्रोजन ही हो जाएगा 78%। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसमें ऑप्शन ए दिया है संगमरमर, बी है स्लेट, सी है क्वार्टजाइट और डी है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो होता है आग्नेय चट्टान होता है, ना कि रूपांतरित चट्टान। तो यही सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट होता है ये आग्नेय चट्टान होता है। और रूपांतरित चट्टान उसे कहते हैं जो अपना रूप बदलकर परिवर्तन रूप होता है। जैसे संगमरमर जो होता है ये चूना पत्थर का रूपांतर होता है संगमरमर में, तो ये रूपांतरित चट्टान है। यहाँ नहीं पूछा था तो क्वार्टजाइट होगा। और बाकी देख लेते हैं जो है किसका रूपांतर होता है। बी है स्लेट जो होता है ये स्लेट सेल का रूपांतर स्लेट के रूप में होता है। क्वार्टजाइट जो होता है ये बलुआ पत्थर का रूपांतर क्वार्टजाइट में होता है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें नहीं पूछा था तो ये डी आंसर सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया? ऑप्शन ए है दौलताबाद, बी है कन्नौज, सी है कालिंजर और डी है लाहौर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है दौलताबाद। उसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि दौलताबाद जो था भारत के बिल्कुल बीचों बीच में था, वहाँ से पूरे भारत पे वो सही तरह से कंट्रोल कर पाता, शासन कर पाता, इसलिए दौलताबाद ले गया। लेकिन प्रतिकूल जलवायु होने के कारण वो सफल नहीं रह सका, वहाँ उसकी राजधानी वहाँ रख नहीं सका। फिर से वो दिल्ली को ही राजधानी दोबारा बनाया। इसका ऑप्शन जो बी दिया है कन्नौज, ये कन्नौज मध्यकालीन भारत का एक शहर था, तो ये इससे कोई संबंध नहीं है इस जो क्वेश्चन से। सी है कालिंजर। कालिंजर जो है शहर और किला दोनों का नाम है कालिंजर, तो ये भी लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है इस क्वेश्चन से। और लाहौर जो है पाकिस्तान में है, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है ये। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन यही होगा दौलताबाद। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, अश्व अक्षांश से संबंधित है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 30 डिग्री यानी 30 अंश। अब इसको समझते हैं कि कैसे ये अक्षांश रेखाएं 30 डिग्री को क्यों कहा जाता है। जैसे कि ये पृथ्वी है और ऊपर हो जाएगा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, ये पश्चिम। जो पूरब से पश्चिम की तरफ रेखाएं खींची जाती हैं इसी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो बीचों बीच में खींची जाती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके जो विषुवत रेखा के 30 डिग्री ऊपर यानी उत्तर के तरफ और 30 डिग्री नीचे दक्षिण के तरफ, इसके बीच का जो भाग है इसी को अश्व अक्षांश कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी यहाँ पे ना काफ़ी शांति रहती है, यहाँ पे तेज़ हवाएं नहीं चलती रहती हैं, काफ़ी शांत जगह होता है। तो जब भी जहाज़ इस बीच में आता था ना तो फंस जाया करता था बहुत भारी, क्योंकि इसमें हवाएं नहीं चलती थी। पहले की जहाज़ जो हवा से चलती थी, तो जो जहाज़ का वेट कम करने के लिए यहाँ का माना जाता था कि जहाज़ के जो घोड़े होते थे उनको पानी में फेंक दिया जाता था, तो जिससे फिर धीरे धीरे खसकते हुए जहाज़ निकल जाता था। तो ऐसा मान्यता है, इस बात में सच्चाई है कि नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको
अश्व अक्षांश कहते हैं। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच के स्थान को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन ए है खाड़ी में एक नदी, बी है महासागरीय धारा, सी है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, डी है ध्रुवी धारा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है महासागरीय धारा। जो गल्फ स्ट्रीम है महासागरीय धारा है। जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, बीच से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। जब भी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, ये ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, ध्रुवों की तरफ जो भी धाराएं चलती हैं ये गर्म जल धाराएं होती हैं, क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों तरफ यहाँ पे लगभग ज़्यादा समय तक सूर्य सीधा चमकता है और यहाँ का जो पानी होता है गर्म होता है, यहाँ का वायुमंडल गर्म होता है। और जब यहाँ से जो धाराएं ध्रुवों की तरफ दोनों तरफ चलती हैं तो ये गर्म जल धाराएं होती हैं। अब वही अगर जो ध्रुवों से अगर जो धाराएं विषुवत रेखा की तरफ चल रही हैं तो वो ठंडी जल धाराएं होती हैं। जो ये गल्फ स्ट्रीम होता है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ये गर्म और तेज महासागरीय धारा है। उत्तरी अटलांटिक यहीं पे है, होगा यहीं पे है, तो ये ऊपर की तरफ बहने वाली धारा है। ये गर्म जल धारा है और उत्तरी अटलांटिक का महासागरीय धारा है। इतना याद रखेंगे। और बाकी जो ऑप्शन सी दिया है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम होता है वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं, और जो महासागर में बहने वाली धारा को महासागरीय धारा यानी गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पे दिया था कि जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, तो ये नहीं होगा। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। प्रश्न संख्या 17 है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। जिला पूछेगा तो ललितपुर हो जाएगा, राज्य उत्तर प्रदेश, और ललितपुर के जिले में एक स्थान है देवगढ़, वहाँ पे स्थित है दशावतार का मंदिर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है कबीरदास का जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी में काशी वर्तमान समय में का वाराणसी में हुआ था। यानी वर्तमान जो काशी का नाम है वाराणसी है, इसमें यहीं पे इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु मगहर में हुआ था, याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर दिया है सामान्यतः चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये यहाँ पे चट्टान पूछा हुआ ना, इसी का 25वां क्वेश्चन है कि शैल कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे भी यही सेम आंसर होगा, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो ये 2 क्वेश्चन पूछ लिया है आपको एक ही साल, एक शैल के नाम से और एक चट्टान के नाम से। तो वहाँ पे भी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 ईस्वी में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था। प्रश्न संख्या 22 है हरित क्रांति किसे कहते हैं? इसका आंसर दिया है हरित क्रांति का संबंध चावल और गेहूं की फसल से है। खेती में जुड़ी क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, यानी विश्व में हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति के पिता या जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन, और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में पूछेगा। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है अति लघुत्तरी का। यहाँ पे तो हरित क्रांति के बारे में पूछा है ना, तो लेकिन ये भी पूछा हुआ है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आपको अगर जो सिर्फ जनक के नाम से पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। तो दोनों नाम याद रखना चाहिए, होना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, ज्वार भाटा कब आता है? इसका आंसर दिया है ज्वार भाटा धरती पर स्थित सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ये ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। जब तीनों एक सीध में होते हैं तो जो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलके इकट्ठे वो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगता है पृथ्वी पे। तो जो पृथ्वी का जो महासागरीय जो जल होते हैं वो जो खिंचाव के कारण ऊपर उठ जाते हैं और काफ़ी दूर तक चले जाते हैं तटों पे, तो उसको ज्वार कहते हैं। जो फिर से वो जब धीरे धीरे पीछे जाता है, जब उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीध से जब वो हटते हैं तो वो फिर से धीरे धीरे अपनी अवस्था में पानी आ जाता है, समुद्र का जल आ जाता है, तो उसको भाटा कहते हैं। नीचे गिरने को भाटा और ऊपर उठने को जल का ज्वार कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए।
इसका आंसर है पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है जीवमंडल कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 है, शैल कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊपर हमने आपको बताया ना चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, आया हुआ था, तो वही है, चट्टानें या शैल एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे भी वही आंसर लिखेंगे। शैल के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय शैल और सादी शैल और रूपांतरित चट्टान। यहाँ पे चट्टान हो गया है, इसको चट्टान या भी शैल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आग्नेय शैल को इंग्लिश में कहते हैं इनियस रॉक, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट, अब्रक और क्वार्ट्ज। और अवसादी शैल को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, सेधा नमक, चूना पत्थर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद है रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक, संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ये सभी रूपांतरित शैल हो जाएंगे। ये सभी एग्जाम्पल आप प्रश्न संख्या 20 आया था शायद, 20 में जो भी लिख सकते हैं आप। चट्टान में ग्रेनाइट चट्टान में लिख सकते हैं आप, वो आग्नेय चट्टान में लिख सकते हैं इन तीनों को, और शादी में इन तीनों को, और ये शैल और चट्टान एक ही चीज़ होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, सूर्य ग्रहण क्या है? इसका आंसर दिया है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होता है। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सन हो गया, इससे रोशनी निकल रही है, और ये पृथ्वी है, अर्थ, और बीच में ये इसकी जो ये पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है चंद्रमा, जब इसके बीच में ये आ जाता है तो इसे आने वाली जो कीड़े हैं इससे टकरा के कुछ समय के लिए, जब तक ये चक्कर ला के इधर आगे ना बढ़ जाए, तब तक यहाँ पे पृथ्वी पे अंधेरा रहता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी रोक लिया रहता है चंद्रमा, तो इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर दिया है विजयनगर साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना 2 भाइयों राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। प्रश्न संख्या 28 है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऊपर बहुविकल्पी में आया हुआ था, 5 से 11 होता है, हमने आपको बताया था। तो इसका आंसर दिया है भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये अनुच्छेद नागरिकता के प्रकार, अधिकार और नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न नियमों को परिभाषित करते हैं, यानी इतनी चीज़ इसमें बताई जाती हैं 5 से 11 के बीच के अनुच्छेदों में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलजी वंश के 2 प्रमुख शासकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, अस्थायी पवनें किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दिया है अस्थायी पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। यह अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, अस्थायी पवन कहलाती है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय शैल या चट्टानें। जो शैल गर्म व तरल चट्टान पदार्थों के ठंडा होने से ठोस हो गई हों, अर्थात मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से निर्मित हुई हैं, आग्नेय शैल कहलाते हैं। आग्नेय शैल की विशेषता है, जो भी ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा और मैग्मा निकलता है वो बाद में ठंडा होकर चट्टान बन जाता है, तो उसी को आग्नेय चट्टान या शैल कहते हैं। और यहाँ पे इसकी विशेषताओं में दिया है पहला, इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म एवं तप्त मैग्मा द्वारा होता है, जो अभी हमने आपको बताया। दूसरा है इसमें दूसरा विशेषता, ये चट्टानें आर्थिक रूप से उपयोगी मानी जाती हैं। इन चट्टानों में लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। तीसरा है, ये अत्यंत कठोर होती है और इनमें जल प्रवेश नहीं कर सकता। जल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये विखंडन के कारण टूट जाती हैं। चौथा विशेषता है आग्नेय चट्टान का, इन चट्टानों का स्वरूप कभी गोलाकार स्थिति में नहीं मिलता है। पांचवा है, इन चट्टानों में जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, यानी जीवों के अवशेष जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लावा होता है, जल रहा होता है, उसमें सभी जीव मर जाते हैं। आगे दिया है, क्योंकि तप्त एवं तरल लावा इन्हें नष्ट कर देता है। यह इन शैलों की सबसे बड़ी विशेषता है।
इसके बाद है प्रश्न संख्या 32। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, उन सबको बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर दिया है भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, यानी भारत एक बना रहे, टूटे ना। और चौथा है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान। पांचवा है भाईचारे की भावना, सबके प्रति भाईचारे की भावना होना, ये हम सबका मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद छठवां है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, यानी मिश्रित संस्कृति मतलब अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले, तो सबको संस्कृतियों का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नौवां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास। 10वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसके बाद है 11वां सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये जो मौलिक कर्तव्य है बाद में जोड़ा गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, जो कि एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो इस जो मौलिक अधिकार को बाद में जोड़ा गया, इसके पहले 10 ही मौलिक अधिकार थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका आंसर दिया है भारत में औद्योगिक विकास का आरंभ स्वतंत्रता के बाद हुआ। 1951 में पहले पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। 1980 के दशक में स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां लागू की गई। 1991 में आर्थिक सुधारों में निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित किया, जिससे विभिन्न उद्योगों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र और ऑटोमोबाइल में तेजी आई। आज भारत वैश्विक औद्योगिक केंद्र बन चुका है, जिससे नवाचार और तकनीकी विकास को प्रमुखता दी जा रही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34। दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर दिया है दिन और रात होने के कारण, हेडिंग लिख के इसमें आप लिखेंगे दिन और रात का चक्र पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे सूर्य की रोशनी केवल आधे भाग पर पड़ती है, जो दिन कहलाता है। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने होता है तो उस समय वहाँ दिन होता है, जबकि उसके विपरीत भाग में रात होती है। यह घूर्णन गति और सूर्य की स्थिरता के कारण होता है, जिससे हमें दिन और रात का अनुभव होता है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कैसे होता है। ये मान लीजिए कि सन है, सूरज है, और इसके जो चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी का मान लीजिए कि ये इस समय ये वाला भाग है, इसके सामने पड़ रहा है, तो यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे इसका सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिन है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाला भाग इसके सीध में पड़ेगा, इससे इसकी रोशनी इस पर पड़ेगी। फिर ये आगे जाएगा तो ये जो भाग था यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे शाम होगा, इधर रात हो जाएगा। फिर जब ये भाग यहाँ आएगा तो ये इधर ये वाला भाग चला जाएगा, जो ये इधर सूर्य की रोशनी इधर पड़ रही थी, खसकते खसकते ये दूसरे साइड चला जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी सूर्य की रोशनी पड़ेगी, यानी जो इसके पीछे इसके आधे ही भाग पे एक समय पे प्रकाश पड़ती है, तो यहाँ दिन होता है। इसके पीछे वाला जो ये परछाई वाला भाग होता है, यहाँ रात होता है। तो जैसे जैसे ये घूमता जाता है, फिर से ये घूम के ये वाला भाग होगा, दूसरी साइड आएगा, तो यहाँ दिन हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये सूरज है, इससे रोशनी निकल रही है, और जो पृथ्वी है इसका चक्कर लगा रही है। तो पहले ही आधे भाग पे इसका प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ दिन होता है। इसके पीछे वाला जो भाग होता है, यहाँ रात होता है। फिर जब ये घूमते घूमते यहाँ आएगा तो जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ दिन हो जाएगा, उसके पीछे रात हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न के 35। अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर दिया है अपक्षय और अपर्दन में अंतर। पहला है परिभाषा। अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है, जबकि अपर्दन में चट्टानों और मिट्टी का स्थानांतरण होता है। यानी जो भी चट्टानें टूट जाती हैं किसी भी कारणवश, नीचे गिर जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं अपक्षय। अब वो किसी भी माध्यम से हवा, जल, बाढ़ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है, तो उसको अपर्दन कहेंगे, क्योंकि वो वहाँ से हट गया, दूसरी जगह चला गया। दूसरा है प्रक्रिया। इसके प्रक्रिया में क्या अंतर है अपक्षय और अपर्दन में? अपक्षय भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जबकि अपर्दन प्राकृतिक बलों जैसे पानी, हवा और बर्फ द्वारा होता है।
तीसरा है स्थान। स्थान में दोनों में क्या अंतर है? अपक्षय में सामग्री का स्थान नहीं बदलता है, जबकि अपरदन में सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। चौथा है उदाहरण दिया है। उदाहरण के अंतर में इन दोनों के उदाहरण में क्या अंतर है? देखिए, अपक्षय में चट्टानों का टूटना या क्षय होना शामिल है, जबकि अपरदन में नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव शामिल है, यानी मिट्टी काट के नदियाँ दूसरे स्थान तक ले चली जाती हैं। लेकिन और पांचवा है काल। अपक्षय एक धीमा प्रक्रिया है, जबकि अपरदन अपेक्षाकृत तेजी से होता है। धीरे धीरे घिसते हुए चट्टान घिसेगा और टूटेगा, लेकिन जो एक ही दिन में बाढ़ आया और वहाँ के सभी चट्टानों को, जो भी टूटा हुआ नीचे जो मिट्टी है वहाँ सबको काट के दूसरी जगह पहुँचा दिया। तो जो अपेक्षाकृत जो अपरदन है तेजी से होता है और जो अपक्षय होता है ये धीमी प्रक्रिया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36। पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। पहला है क्रस्ट। किसे कहते हैं? यह पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है, जिसमें महाद्वीप और महासागर शामिल है। इसकी मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर होती है। दूसरा है मेंटल। यह क्रस्ट के नीचे स्थित है, जो लगभग 2900 किलोमीटर गहरा है। यह उच्च तापमान और दबाव के साथ सिलिकेट चट्टानों में बना होता है, सिलिकेट चट्टानों से बना होता है। और तीसरा जो अंतिम पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पृथ्वी का कोर होता है, इसका नाम है कोर। कोर पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, जो तरल बाहरी कोर, यानी जो बाहरी कोर होता है ना, जो कोर का ही भाग में जो ऊपर वाला भाग होता है वो तरल अवस्था में होता है। और ठोस आंतरिक कोर, यानी जो ठोस होता है वो आंतरिक कोर होता है, उसी में और जो कोर को 2 बराबर भागों में बांटे तो लोहे और निकल से बना है आंतरिक कोर। यह पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र का निर्माण करता है। और यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। यहाँ पे 2900 किलोमीटर के बाद जो ये है ये आंतरिक कोर है। ये आंतरिक जो भाग है इसको कहते हैं कोर। तो कोर का 2 भाग था ना, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था बाहरी कोर और आंतरिक कोर। आंतरिक कोर जो होता है ठोस ही अवस्था में होता है और ये तरल अवस्था में होता है। और उसके बाद जो ऊपर है ये बीच में ये होता है मेंटल होता है। मेंटल में भी ये 2 भाग हैं, ऊपर वाला ये ऊपरी मेंटल है और ये निचली मेंटल है। और सबसे ऊपरी जो भाग होता है पृथ्वी का ये बहुत पतला होता है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, ऊपर वाला। तो ये वाला है क्रस्ट। तो अगर जो आप एग्ज़ाम में आपके पूछता है तो ऐसा आप बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ेगा, आपके नंबर कटेंगे नहीं। अगर नहीं भी बनाते हैं, लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप बना ही दीजिएगा, कोई मुश्किल फिगर तो है नहीं। और जो इतना डाटा आपको नहीं याद रखता है तो बस 3 बराबर भागों में बांट के एक क्रस्ट लिख दीजिएगा, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। इतना तो कर ही सकते हैं आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37। गुप्त काल की विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर दिया है गुप्त काल की विशेषताएं। पहला है राजनीतिक स्थिरता। गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईस्वी में चंद्रगुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक एक मजबूत और संगठित साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसने राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक उत्कर्ष। यह काल कला, साहित्य और विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। कालिदास और वराहमिहिर जैसे महान साहित्यकार इसी समय के थे। और तीसरा विशेषता धर्म और दर्शन के बारे में, कि धर्म और दर्शन उस समय कैसा था गुप्त काल के समय। तो इसके बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया गया और बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ, जिसमें अद्वितीय मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ गुप्त काल में। और चौथा है व्यापार और अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, जिससे और समृद्धि आई। और पांचवा है वैज्ञानिक उन्नति। गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण उन्नति हुई, जैसे कि शून्य का आविष्कार और पाई का मूल्यांकन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। तो इसके पहले पृथ्वी का आंतरिक संरचना पूछा था, यानी पृथ्वी के जो नीचे जितने भी भाग होते हैं सबको बताना था। अब इसमें वायुमंडल के संगठन को, पृथ्वी के जो ऊपर जितने भाग होते हैं उन अंतरिक्ष तक, इन सबको बताना है आपको। इसमें वायुमंडल का ऊपरी भाग को बताएंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसों का आवरण है, जिसे 5 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। ये 5 परतें कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल।
यह सबसे निचली परत है जहां मौसम की गतिविधियां होती हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 12 किलोमीटर होती है। ये कई जगह 12, 13, 15 तक देता है, लगभग 12 किलोमीटर आप लिख लीजिएगा कि होती है। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। कई बार इसके इंग्लिश वाले नाम से पूछता है, तो आप इसमें ना आपको दोनों नाम याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाला भी। तो समताप मंडल यहाँ पे तो भाग पूछा है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन कई बार ना ये बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछता है कि हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, ओजोन परत किस में पाया जाता है, तो वहाँ सिर्फ ना जो ऑप्शन होते हैं इंग्लिश में ही दिए रहते हैं। तो आइए हम लोग समताप मंडल के बारे में पढ़ते हैं। ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है यानी समताप मंडल। यहाँ ओजोन परत यानी ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेज को अवशोषित करती है। यह शांत परत है, इसलिए हवाई जहाज इसी परत में उड़ते हैं। इसमें कोई भी पवनें नहीं चलती हैं, इसमें कोई भी हवा नहीं चलती है। ये काफ़ी शांत जो परत होता है, इसलिए इसमें हवाई जहाज चलाए जाते हैं इसी परत में। यानी 12 से 50 किलोमीटर के जो क्षेत्र होता है इसमें हवाई जहाज चलाए जाते हैं। और तीसरा है मीसोस्फीयर मध्यमंडल, जिसको हिंदी में मध्यमंडल कहते हैं। यह परत 50 से 85 किलोमीटर तक फैली होती है। जहाँ तापमान घटता है उल्काएं इसी परत में जलकर नष्ट हो जाती हैं। जो ऊपर ग्रहों का ये उपग्रहों का भाग टूट के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है, तो जब वो मीसोस्फीयर में आता है, मध्यमंडल में आता है, तो घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है और जल के राख हो जाता है। चौथा है थर्मोस्फीयर यानी आयन मंडल, इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। ऊंचाई दिया है यहाँ पे 85 से 500 किलोमीटर तक ये थर्मोस्फीयर का जो भाग होता है। इसमें गैसें आयनित हो जाती हैं जिससे रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जिससे रेडियो संचार संभव होता है। इस परत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कृत्रिम उपग्रह स्थित होते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। इसमें आप कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल में 85 से 500 किलोमीटर के बीच में। इसके बाद है पांचवा एक्सोस्फीयर यानी अंतिम मंडल यानी बहिर्मंडल जिसको भी कहते हैं, इसको बहिर्मंडल के भी नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 500 किलोमीटर से ऊपर की परत होती है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जहाँ गैसें अत्यधिक विरल होती हैं यानी बहुत दूर दूर होती हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। तो इसका नीचे फिगर दिया हुआ है, इसको भी आप ये इतना डिटेल में और जो आपको ना याद हो तो आप बस इसको 5 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे देखिए, ये वायुमंडल मौसमी घटनाएं दिखाई गई हैं, बारिश दिखाया गया है, बादल, पहाड़, नदियाँ, ये सब जो होते हैं 12 किलोमीटर होता है। 0 से 12 किलोमीटर के बीच में ये क्षोभ मंडल है। उसके बाद ये जो समताप मंडल होता है इसमें ओजोन परत पाया जाता है और हवाई जहाज को दिखाया गया है ये इसमें उड़ता है। उसके बाद से है मीसोस्फीयर यानी मध्यमंडल, इसमें तापमान बहुत कम होता है और उल्काएं इसमें नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद से है आयन मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया जाता है। और लास्ट में है बहिर्मंडल जिसमें कि जो बाहरी परत होता है जिसमें गैसें बहुत दूर दूर तक होती हैं वो होता है। इसके बाद है इस फिगर आप बना लीजिएगा, इतने डिटेल में नहीं, लेकिन बस आप 5 बराबर भागों में बांट के या थोड़ा थोड़ा सा उसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर दिया है, भारत की मौद्रिक नीति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है नियामक प्राधिकरण। भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया जाता है, जो आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। दूसरा है महंगाई नियंत्रण। इसका प्रमुख उद्देश्य महंगाई को 4% यानी ±2% दिया है कि महंगाई या तो 2% बढ़े, नहीं तो उसमें मंदी आए 2% की, माइनस में दिया है। इसका अर्थ है कि बस 2% के ऊपर नीचे में रहे के दायरे में रखना है ताकि कीमतों में स्थिरता बनी रहे। तीसरा है ब्याज दरें। RBI नीतिगत बाजार दरें जैसे रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करता है, जिससे बैंकों के लिए ऋण की लागत प्रभावित होती है। और चौथा है तरलता प्रबंधन। इसमें दिया है RBI नगद आरक्षित अनुपात CRR और विधिक तरलता अनुपात SLR के माध्यम से बैंकों में तरलता का प्रबंधन करता है। पांचवा दिया है विकासात्मक नीतियाँ। मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना भी है, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव स्पष्ट कीजिए।
तो इसका आंसर दिया है मंगोल आक्रमण। 13वीं और 14वीं सदी में मंगोलों ने भारत पर कई आक्रमण किए। इनके नेतृत्व में चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों ने उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की। मंगोल आक्रमण ने भारतीय साम्राज्यों को गंभीर रूप में प्रभावित किया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष बढ़े। मंगोलों ने राजधानी को लूटने, नगरों को नष्ट करने और संसाधनों को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये मंगोल आक्रमण हो गए और इसके प्रभाव को बताना था, तो अगला हेडिंग लिखेंगे इसमें आप लोग प्रभाव। मंगोल आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के कई परिवर्तन हुए, राजनीतिक विभाजन और साम्राज्यों का पतन हुआ। इसके अलावा मंगोल आक्रमण ने भारतीय संस्कृति और सैन्य रणनीतियों पर प्रभाव डाला, जिससे बाद में तुर्क और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुए। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज के क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप इतना सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।